हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और आज की जो ये हमारी महामैराथन होने वाली है बेटा, ये है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारी इस क्लास में मैं आपके सभी टॉपिक्स को टच कर पाऊं, सभी टॉपिक्स को आपको ऐसे समझा पाऊं कि आप एग्जाम्स में उनका आंसर कर सकें। सबसे पहले तो देखो बेटा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल ही हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी आप अपने आप बनाकर लिख दोगे, थ्योरी की दिक्कत नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट समझें। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा जो बुक का ही नाम है डेटा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि भाई ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये है क्या। नाम से समझ में आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। डेटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस जावा की तरह कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि ये एक एल्गोरिथम का एक सेट है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस जावा ये सब लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर कर डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज तरीके में रखना, डेटा को मेंटेन करना या मेंटेन करने के जो तरीके हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब डेटा स्ट्रक्चर की अप्रोचेज होती हैं, दो तरीके की अप्रोचेज हैं। कौन कौन सी? एक टॉप डाउन डिजाइन और एक बॉटम अप डिजाइन। आसान शब्दों में समझो, टॉप डाउन क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर। और बॉटम अप क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर। ये देखो, ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर हमें बनाना है। अब बनाना शुरू कर दो, बड़ी मुश्किल है। तो क्या करा गया, उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, उनके छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में काम कंप्लीट करके उन सबको एक साथ जोड़ दिया गया। एग्जाम्पल समझो, घर में एक शादी है या कोई भी एक फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है। शादी सबसे बड़ा फंक्शन माना जाता है। तो मान लो शादी एक बहुत बड़ा फंक्शन है आपके घर में, तो एक बड़ा काम हो गया। अब उस बड़े काम को कैसे करोगे? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया कि भाई एक काम करो, ये इनविटेशन वाला काम तुम कर लेना भाई रामू। हम्म हलवाई से रिलेटेड जितने भी काम है कह रहा वो श्याम करेगा। जो भी मैनेज करने वाले काम है या मंडप का काम है वो ये देख लेगा। तो क्या करा गया, एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तो एक बड़ा प्रोग्राम बन गया। ऐसे ही तो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। किसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे हिस्सों को बाद में करके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बॉटम अप अप्रोच क्या है? ये इसका उल्टा है। यहां पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर कर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है। ये कौन सी हो गई? बॉटम अप अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के फायदे क्या हैं? समस्या के सॉल्यूशन को अनेक भागों में विभक्त करने के समाधान को देखा जा सकता है। यानी कि अनेक भागों में विभक्त करना मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। एक निश्चित कार्य को करने वाले भाग की डॉक्यूमेंटेशन आसानी से, वो बहुत ही तेज गति से हो सकती है। भविष्य में प्रोग्राम में नए मॉड्यूल आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण प्रोग्राम की संरचना को नहीं बदलना पड़ता, अतः प्रोग्राम को मेंटेनेंस सरल हो जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाता है। अब मान लो शादी का इतना बड़ा प्रोग्राम था, सबके काम बट गए, बीच में ध्यान आ गया कि यार अच्छा एक काम करो, तो एक हाथी और बुलवा लेते हैं, है ना? तो क्यों भाई, मेहमान आएंगे, उनको स्वागत करने के लिए एक हाथी और लेके आना है। क्या हुआ, पूरे प्रोग्राम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जुड़ा। क्या उस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए मुझे पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत है? नहीं। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कमाल है। अगर मेरा पूरा काम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है तो क्या होगा, मैं किसी भी नए कॉन्सेप्ट को
या कोई भी एक नया मॉड्यूल अगर मुझे अपने प्रोग्राम में ऐड करना है तो मैं उसको अलग से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग दो तरीके की थी, या तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो, या छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते जोड़ते एक बड़ी, मतलब पूरा एक बड़ा इवेंट क्रिएट कर लो। दोनों अप्रोचेस काम करती हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। डन। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन कैसे करा गया है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये बने बनाए हैं पहले से, प्री डिफाइंड, हम लोग सिर्फ इनका यूज करते हैं, तो इनको क्या कहा गया, प्रीमिटिव। अब नॉन प्रीमिटिव कौन से हैं, एरे, लिस्ट, फाइल, इन्हें हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार हम इनको क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, नॉन प्रिमिटिव। लिस्ट, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री। लिस्ट को क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मेन काम सारा का सारा आपका इसी पे चलने वाला है। आगे भी हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो लिंक लिस्ट, लिस्ट के अंदर आती है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं किसकी, डेटा टाइप्स की, वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की। अब बताओ जी भाई, डेटा टाइप कौन कौन से हैं। डेटा टाइप भी दो तरीके के, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। प्री डिफाइंड भी होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं। प्री डिफाइंड कौन से, जो प्रीमिटिव है। यूजर डिफाइंड कौन से, जो नॉन प्रीमिटिव्स हैं। डेटा टाइप का मतलब जिस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, जिस टाइप के डेटा पर मैं काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा है। ये जो डेटा के टाइप होते हैं ये बेसिकली तीन तरीके के हैं, इंट, फ्लोट, कैर। ठीक, इंटीजर में क्या रखा जाता है, सारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब जैसे 5, -5, -15, 25, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किस में रखी जाएंगी, इंटीजर के ग्रुप में आएंगी। फ्लोट कौन सी है, दशमलव वाली संख्या है, 5.6 -5.8, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी वो सब फ्लोट होंगी। कैरेक्टर में अक्षर रखे जाते हैं, जैसे ए है, बी है, कोई भी अक्षर। अगर सिर्फ एक अक्षर रख रहे हो तो वो क्या है, कैरेक्टर। अगर आप इसको नाम किसी का स्टोर करना चाहते हो, मान लो मुझे नाम सेव करना था विवेक, ये रखा जाएगा किसमें, स्ट्रिंग में। और ये क्या है, ये एक नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो इंटीजर की जो रेंज है दैट इज -32,767 से लेकर 32,768 तक की वैल्यूज आप इसमें सेव कर सकते हो। अब अगर तुम्हें इससे भी बड़ी वैल्यू सेव करनी होगी तो आपको जरूरत पड़ने वाली है लॉन्ग इंट की। इसी तरीके से होता है फ्लोट। अगर आपको इसमें ज्यादा बड़ी दशमलव की संख्याएं स्टोर करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा डबल। कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ठीक है, इनके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इंटीजर का आइडेंटिफायर परसेंटाइल डी, लॉन्ग इंट का एल डी, फ्लोट का परसेंटाइल एफ, डबल का परसेंटाइल डी, सॉरी एल डी, कैरेक्टर का परसेंटाइल सी और स्ट्रिंग का परसेंटाइल एस। ये क्या है, ये सारे के सारे हैं इसके आइडेंटिफायर।
ठीक है, डन। अच्छा, अब ये आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी को भी पहचान करना। अगर तुम्हें ये पहचान करनी हो या कंपाइलर को पहचान करवानी हो, तुम तो पहचान जाओगे देखते ही, भाई तुम्हारे पास तो दिमाग है, कंप्यूटर के पास तो दिमाग है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको आपको कोड बताने पड़ता है। अगर तुम्हें कंप्यूटर से ये कहना होगा कि भाई साहब इस वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर दो, तो कैसे पता चलेगा उसको? उसको पता चलेगा ऐसे, इंटीजर, इस आइडेंटिफायर से पता चलेगा किस टाइप का डेटा है। तो इंट परसेंटाइल डी, लॉन्ग इंट एल डी, फ्लोट परसेंटाइल एफ, डबल सॉरी परसेंटाइल एल एफ, लॉन्ग फ्लोट, कैरेक्टर परसेंटाइल सी और स्ट्रिंग परसेंटाइल एस। ठीक है, आइडेंटिफायर समझ में आ गए, डन। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, तो मैं आपको सी नहीं पढ़ा रहा। अगर सी में जाओगे, मतलब सी लैंग्वेज के ये पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यूज वेरी करती हो, चेंज हो सकती हो, उनको कहते हैं वेरिएबल। ठीक, किस टाइप का वेरिएबल है, मतलब इनको डिफाइन कैसे करते हैं? पहले बताया जाता है उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल को डिफाइन करा जाता है ऐसे। अब वेरिएबल का जो नाम है, ये आप कैसे रख सकते हो? ये हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये जो स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप एप्पल एक वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, APPLE, ये भी वेरिएबल हो सकता है, और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। A_1 रखा जा सकता है, A1 नाम हो सकता है, _A नाम हो सकता है, _1 वेरिएबल का नाम हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहो 1A, ये नाम नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? कि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अंडरस्कोर्स का यूज करा जा सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में अंडरस्कोर लगाए जा सकते हैं। ठीक, तो वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन कर सकते हो, समझ में आ गया? वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करी जाएगी? मैं लिख दूं A=5, ये जो इक्वल्स टू है, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब जो वैल्यू असाइन करता हो, इसके राइट हैंड पे जो भी वैल्यू होगी ये उसको उठाएगा और लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। समझ में आ गई बात? डन, चले आगे। ठीक है जी, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, है ना? क्या वेरिएबल्स का ही बनाते हैं कि मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल है और मैं यूज़र से दो वैल्यू इनपुट लेनी है और उनकी वैल्यूज आपस में स्वैप हो जानी चाहिए। ठीक, छोटा सा प्रोग्राम है, वैसे सी का प्रोग्राम है, पर आपको इससे वेरिएबल का, डेटा टाइप का और असाइन करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वॉइड मेन, हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio में ऊपर नहीं लगा रहा, ठीक है, लगाए वो भी जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करा मैंने, दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, बल्कि तीन कर लिए, ठीक है, CLRS CR, स्क्रीन क्लियर हो गई। scanf, किस तरीके की वैल्यू? इंटीजर टाइप की वैल्यू, किसकी? A की। scanf फंक्शन का क्या काम होता है? यूजर से इनपुट लेने का काम करता है scanf फंक्शन। A और B की वैल्यू मैंने स्कैन कर ली, यूजर से ले ली। अब मैंने क्या करा? A की वैल्यू को C में डाल दिया, B की वैल्यू को A में डाल दिया,
वापस सी की वैल्यू को बी में डाल दिया, और प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए किसकी, ए की। प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए किसकी, बी की। गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म। चलो भाई, अब एक बार इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने का मतलब क्या होता है, अपने यहीं पे बोर्ड पे अपनी कॉपी पे इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं। क्यों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रोग्राम दे दिया जाएगा, और आपसे कहेंगे भाई बताओ इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अब वहाँ कंप्यूटर तो है नहीं आपके पास, कैसे बताओगे, ऐसे ही बताना पड़ेगा। चलो भाई, ए बी सी तीन वेरिएबल यूजर्स मतलब हमने डिफाइन करे, फिर यूजर से एक इनपुट लिया ए, यूजर ने दे दिया 8। स्कैन एफ बी, हमने फिर यूजर से पूछा कि भाई साहब कोई नंबर दे दो, यूजर ने दे दिया 10। हम नीचे आ गए जी। अब दो ए और बी, ए की वैल्यू हो गई 8, बी की वैल्यू हो गई 10। अब हमने क्या प्रोग्राम बनाना है कि ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। अगली लाइन पे आए, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, सी इक्वल्स टू ए, यानी ए की वैल्यू उठाओ और सी में डाल दो। क्यों, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम, कि उसके राइट हैंड पे जो भी वैल्यू होगी उसको उठाएगा, लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। राइट हैंड पे क्या है, ए, किस में डाल दो, सी में डाल दो जी। ए की वैल्यू उठी, सी में चली गई, 8 हो गई। अगली लाइन पे आ गए, बी इक्वल्स टू ए, सॉरी ए इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू को उठाओ, ए में डाल दो, बी की वैल्यू को उठाओ और ए में डाल दो, सी की वैल्यू को उठाओ, बी में डाल दो, सी की वैल्यू को उठाओ और बी में डाल दो। हो गया आपस में वैल्यूज इंटरचेंज। और क्या करा, सिंपल उनको कर दिया हमने प्रिंट। ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा दो, 10 और 8। दी क्या थी, 8 और 10। हो गई ना वैल्यूज इंटरचेंज। वेरिएबल समझ में आ गए, उनका डेटा टाइप समझ में आ गया, उनमें वैल्यूज कैसे असाइन करी जाएंगी समझ में आ गया। ठीक है, चलें आगे, डन। अब बात करते हैं भाई साहब एरेज की। अब ये एरे क्या है, ये भी एक डेटा टाइप ही है। क्यों है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है ये। किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करा जा रहा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड वो है ये। ठीक, अच्छा एरे क्या होते हैं, एरे भी दो तरीके के आपके पास, कौन कौन से, सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे। अब ये डायमेंशनल का क्या मतलब है भाई, डायमेंशनल का मतलब है वो जितनी उसमें डायमेंशंस, डबल डायमेंशनल में लेंथ और ब्रेथ दोनों होने वाली है, सिंगल डायमेंशनल में सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी। ठीक है, एरेज को डिफाइन कैसे करते हैं, डेटा टाइप, एरे का नाम और कितनी वैल्यू आपको उसमें स्टोर करनी है। ठीक, जैसे ही आपने इंट ARR10 लिखा, ARR कुछ है नहीं, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने ARR इसलिए रखा कि समझने में आसान हो के कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ARR10 लिखा, क्या हुआ, एक ARR नाम का घर बना और उस कमरे घर में 10 कमरे बने, 4 5 6 7 8 9 10। हर कमरे को एक नंबर मिला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो नंबर मिलेगा इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। जो कमरों के नंबर स्टार्ट होने वाले हैं वो कहां से शुरू होंगे, हमेशा 0 से शुरू होंगे। अगर 10 का एरे है, यानी आपने इसमें 10 वैल्यू स्टोर करी है, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 टू 9 चलेगा। ठीक है,
हेलो ओम, ठीक है भाई, पक्का समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे मैं लिख रहा था इंट ए इक्वल्स टू 5, तो ए नाम का एक घर बना, उसमें वैल्यू उसकी 5 हो गई। अब मैंने अगर एरे लिखा इंट ए 10, मैंने एक एरे बना दिया। अब मैं इसको वैल्यूज कैसे असाइन करूं भाई, इसको सिंपल बेटा असाइंड ऐसे करा जाता है, 5 ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स 5, 6, 8, 4, 2। आप ऐसे लिख दो, इसमें सारी वैल्यूज अपने आप एरे में डिफाइंड हो जाएंगी और सबको कमरा नंबर अपने आप मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक। अब जब मैं इस वैल्यू वेरिएबल को प्रिंट करा रहा था तो क्या लिख रहा था, सिंपल प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू किसकी, ए की। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे तो 5 वैल्यूज हैं। अब क्या प्रिंट करूं, अब ए प्रिंट नहीं हो सकता, उस ए के साथ उसका कमरा नंबर भी बताना पड़ेगा। कैसे, प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू किसकी, मान लो आपको 8 प्रिंट करना है, इसका कमरा नंबर क्या है 0, 1, 2, 2, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ए वेरिएबल के दूसरे कमरे पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। अगर आपको ये सारी वैल्यूज प्रिंट करनी हो तो कैसे करोगे, प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू A0, अगेन A1, सॉरी, अगेन A2। तो भाई अगर इसमें 10 वैल्यू होंगी तो क्या आपको 10 बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, या अगर इसमें 100 वैल्यू हुई तो क्या आप 100 बार प्रिंटफ लिखोगे, नहीं। इसी काम के लिए हमने क्या पढ़ा था, एरे पढ़ा था, वो लूप पढ़े थे भाई साहब, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे लूप्स नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लूप का इस्तेमाल बता रहा हूँ। ठीक। देखो जी, अब मैंने क्या करा, एक एरे डिफाइन कर दिया, A10 का कर देते हैं, इक्वल्स टू 10, 6, 7, 5, 2, 1, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए भाई, 10। अब सबकी वैल्यूज क्या क्या है, मतलब इन सबके कमरा नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मुझे इन सब की वैल्यू प्रिंट करनी है, ये सारे के सारे स्क्रीन पे प्रिंट होने चाहिए। कैसे होंगे, मैं एक लूप चला दूं भाई साहब, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू किसकी, ए आई की। अंदर आओ, A0 पर क्या है, 10 प्रिंट हो गया, प्लस प्लस 1 ट्रू, A1 पे, A2 पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लूप चलता रहेगा ना। तो 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, 10 होती लूप फॉल्स, लूप के बाहर। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे आ गया समझ में, सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन करते हैं समझ में आ गया, एरे को वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करते हैं समझ में आ गया, और उसमें से वैल्यूज को कैसे रिट्रीव करते हैं हमारे समझ में आ गया। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों सिंगल डायमेंशनल। ये तो था हमारा क्या, सिंगल डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं किसकी, डबल डायमेंशनल एरे की। डबल डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन होगा, डेटा टाइप, एरे का नाम, उसमें कितनी रोज चाहिए आपको, कितने कॉलम चाहिए आपको। अब ये रो और कॉलम का क्या हिसाब किताब है भाई साहब, देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा A34, 3, 4 का मतलब हो गया यहां पर बन गई 3 रो,
और यहां बन गए 4 कॉलम, 0 1 2, 0 1 2 3। नंबर हमेशा जीरो से ही मिलेंगे, यानी जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा जीरो से ही शुरू होगी। अब इस पहले वाले कमरे का क्या नंबर है? 0 0, यानी जीरो रो का जीरो कॉलम, जीरो रो की पहली कॉलम, जीरो रो की दूसरी कॉलम, जीरो रो का तीसरा कॉलम। 1 0 1 1 1 2 1 3, 2 0 2 1 2 2 2 3। अब कॉमा लगा के नहीं लिखना है, ठीक है? कैसे लिखा जाता है? ये जो बॉक्स में लिखोगे, पहले वाला नंबर रो है, दूसरा वाला कॉलम है, ठीक है? डन। अच्छा जी, अब इसको वैल्यू कैसे असाइन करोगे? लो, इंट ARR, या चलो 3/3 का ले लेते हैं, 3 और 3। जहां भी 3 3 यानी 3 रो 3 कॉलम, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 9। इसमें कितनी वैल्यूज रख सकते हो? 9। कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे डबल कोट्स लगा रहे हैं भाई साहब, और इसमें वैल्यूज रखते चले जाओ। अब आप लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। ओ सॉरी, 10 नहीं यार, 9 वैल्यूज आएंगी ना। ये लो, ठीक है। अच्छा, अब इनको कैसे मेमोरी मिलती है? इन्हें मेमोरी ऐसे मिलती है भाई, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक। कैसे मेमोरी मिली? ऐसे मिली। 0 1 2 0 1 2। पहली वैल्यू उठी, यहां आ गई 6 4 1 3 2 7 9 5। अब अगर आपको ये 3 प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवा सकते हो? प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू किसकी? A11 की, यानी कि पहले रो की पहली कॉलम, पहले रो की पहली कॉलम, 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर तुम्हें ये 5 प्रिंट या ये 2 प्रिंट करवाना होगा तो कैसे करवाओगे? प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू किसकी? ARR पहली रो की दूसरी कॉलम। ठीक है, पहली रो की दूसरी कॉलम। आगे बात समझ में? पक्का? चले आगे? ठीक है भाई। अच्छा, चलो इसे भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। अब अगर मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग या पूरा एरे, डबल डायमेंशनल एरे, सारी वैल्यूज मुझे रिट्रीव करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे चलाना पड़ेगा बेटा नेस्टेड लूप। देखो अब क्या करूं, पहले एक एरे डिफाइन कर देते हैं हम। कितने का? 3/3 का एक एरे डिफाइन करा, यानी इसमें 9 वैल्यूज आ सकती हैं। 7 1 3 5 4 2 6 8 9। ठीक है, अब मुझे ये सारी प्रिंट करनी है। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। फॉर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन इक्वल्स टू 2, I प्लस प्लस, यानी ये वाला लूप मैंने किसके लिए चलाया है? ये वाला लूप मैंने चलाया है बच्चों रो के लिए। इसके अंदर आ गए, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल्स टू 2
और j प्लस प्लस। ये लूप मैंने किसके लिए चलाया? कॉलम के लिए। और इसके अंदर आकर मैं क्या कर दूं? प्रिंट करवा दूं प्रिंट एफ, इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए किसकी? ARRIJ की। उसके बाद क्या प्रिंट हो जाए? लूप के बाहर निकलो, प्रिंट एफ स्लैश एन। स्लैश एन इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन। बन गया एक प्रोग्राम। देखें चला के, ड्राई रन कर लें। करो भी ड्राई रन। आई की वैल्यू 0, 0 2 से छोटा, अंदर आया। जे की वैल्यू 0, 0 भी 2 से छोटा, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। प्रिंट कर दिया ARR 0 0 पर जो भी वैल्यू है। 0 0 पर क्या है? 7। अब इस लूप में आई की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट तो होना नहीं, जे में इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस यानी 1। 0 1 पर कौन सी वैल्यू है? 0 2 पर कौन सी वैल्यू है? 3 होते ही लूप फॉल्स, बाहर आ गए, स्लैश एन, अगली लाइन पे आ गए, ऊपर गए, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई कितनी? 1 ट्रू, अंदर आ गए। अंदर आते जे की वैल्यू फिर से 0। इस बार क्या प्रिंट होगा? 0 1। फिर ओ सॉरी 1 0, अब 1 1 1 2, लूप फॉल्स, ऊपर गया, आई प्लस प्लस 2। इस बार 2 0 2 1 2 2। नेक्स्ट लाइन लूप फॉल्स, लूप के बाहर। हो गया पूरा एरे प्रिंट, सारी वैल्यूज रिट्रीव हो गई। तो सिंगल डायमेंशनल एरे समझ में आया, वैल्यूज को उसमें कैसे असाइन करा जाएगा समझ में आ गया, वहां से वैल्यूज को कैसे रिट्रीव करा जाएगा समझ में आ गया। सेम विद डबल डायमेंशनल एरे, दोनों एरे समझ में आ गए। चले आगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लिंक लिस्ट में क्या हुआ? मान लो एरे था, वो प्रिमिटिव था। अब उसमें क्या दिक्कत थी? मान लो मैंने एक एरे डिफाइन करा, मैंने उसमें लिख दिया इंट ARR 100, यानी मुझे नहीं पता ना मुझे कितनी वैल्यूज लेनी है, मैंने पहले से ही मान लिया कि भाई 100 वैल्यू लूंगा, और मुझे बाद में जरूरत पड़ी कितने की? 60 वैल्यूज को स्टोर करने की। अब 40 वैल्यू के लिए जो मैंने स्पेस ऑक्यूपाइड करा था वो तो खाली पड़ा है ना, खराब हो गया, उसका कोई यूज नहीं। तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट प्रोग्राम को चलते टाइम जहां भी आप उसको असाइन कर दोगे, इसमें पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप इसको रन टाइम पर भी इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये नोड्स के समूह से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं, पहला भाग डेटा का और दूसरा भाग पॉइंटर का। लिंक लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिंक लिस्ट डायनामिक होते हैं, अर्थात ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ को रन टाइम में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लिंक लिस्ट का प्रयोग ट्री या ग्राफ बनाने के लिए करते हैं। अब ट्री या ग्राफ क्या है आगे देखेंगे अभी हम, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है ट्री और ग्राफ। तो लिंक लिस्ट समझ में आ गई। जैसे एरे था उसको क्या था? 0 1 2 3 ऐसे नंबर मिलते थे, इसको ऐसे नहीं मिलते। हर नोड का, यहाँ पर ये नोड है, हर नोड के दो भाग हैं। दो भाग का मतलब है जो पहला वाला भाग है इसमें तो आप डेटा स्टोर करोगे, ये जो दूसरा भाग है ये अगले वाले घर का, यानी जहां भी आपकी वैल्यू स्टोर्ड है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, इसको पॉइंटर पार्ट कहा जाता है। ठीक है, हर नोड में दो हिस्से, एक डेटा पार्ट एक पॉइंटर पार्ट, एक डेटा पार्ट एक पॉइंटर पार्ट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। लिंक लिस्ट तीन तरीके की, कौन कौन सी? सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगली, उसको सिंगली भी ऐसे सिंगल लिंक लिस्ट ही बोलते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, ओ सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। तीन तरीके की हो गई, तीनों को समझ लेते हैं एक बार। पहला यह है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में नोड्स होंगी, एक तरफ से स्टार्ट होता है,
यहाँ पे डेटा पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट, इस नोड को हेड नोड कहा जाएगा, यानी जो भी आपकी सबसे पहली नोड होती है उसको हेड नोड कहते हैं। हर नोड इससे कनेक्ट होती जाएगी, पहले वाली पहली अगली से उसके लिंक मिलते जाएंगे, और जो ये अंतिम नोड होगी इसके बाद यहां पे मिलता है हमको क्या, नल। आगे चाहोगे इसको बढ़ा सकते हो, मतलब एक और जोड़ दो उसके आगे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गई, ये है सिंगल लिंक लिस्ट, जो नल हेड से स्टार्ट हुई, हर बार आगे बढ़ाते चले गए। अगर तुम्हें एक और जोड़नी है, एक और जोड़ लो, ये लो, ये इससे कनेक्ट, इसके बाद नल आ जाएगा। डन, दिस इज कॉल्ड सिंगल लिंक लिस्ट। ये क्या है भाई साहब, ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे काम कर रही है, देखो लास्ट में सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, इसके बाद यहां पे नल था, नल का मतलब एंड, अब उसके आगे कुछ नहीं। यहां पे क्या है, यहां पर जो आखिरी नोड होगी उससे पहली वाली नोड का एड्रेस कनेक्ट है, तो क्या हुआ, एक सर्कल बन गया, पहली नोड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये घूम के फिर पहली पे पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में लिस्ट में उपस्थित लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट या लिंक कर देते हैं। इसमें नल पॉइंटर या नल पॉइंट नहीं होता। सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड सर्किल के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें लास्ट नोड फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किए हुए रहता है, अर्थात पहला और अंतिम नोड एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, डन। चलें अगले वाले पे। ये है भाई साहब डबली लिंक लिस्ट। अभी डबली लिंक लिस्ट में क्या है, मान लो सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, पहले वाले के पास अगले वाले नोड का एड्रेस था, है ना, लेकिन जहां पहुंच गए उसे ये नहीं पता था कि ये मेरे पास डेटा कहां से आया। आप वन वे था, आप इधर से चलते जाओ, चलते चले जाओगे, वापस नहीं आ सकते। डबली लिंक लिस्ट में उल्टा है, मतलब उल्टा क्या है, एक और फीचर ऐड हो गया है। यहां पर, वहां पे क्या था, सिर्फ एक नोड थी, उस नोड के दो पार्ट थे, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट। यहां पे क्या हुआ, एक नोड बनी, उस नोड के दो हिस्से बने, बीच में डेटा रखा गया। देखो जैसे यहां पे एक डेटा रखा गया, यहां पर और यहां पर, इससे क्या हुआ, पिछले वाले का एड्रेस मिल रहा है और इससे अगले वाले का एड्रेस मिल रहा है। यहां पर दो स्टोर सेव होते हैं, हेड और टेल। हेड में पिछले वाले का एड्रेस रखा जाता है और जो आगे वाला होता है इसमें अगले का एड्रेस रखा जाता है। समझ में आ गया, पक्का, चलो जी। और जो भी लास्ट नोड होगी उसके लास्ट में यहां पे क्या रखा जाएगा, नल। तो नल से क्या समझ में आ गया कि ये जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है ये यहां पे खत्म हो गई। डन। तो टू वे डायरेक्शनल होता है। डबली लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में तीन भाग, पहले भाग में डेटा स्टोर, दूसरे भाग में अगले नोड के लिए लिंक और तीसरे भाग में पिछले के लिए लिंक। नाउ लिंक लिस्ट के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशंस, उनका इस्तेमाल कहां करा जाता है। इसे हम स्टैक और क्यू में आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्राफ में हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में हम एडजेसेंट वर्टिसेस को स्टोर कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्टरी के नामों को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लॉन्ग इंटीजर्स में लिंक लिस्ट के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, लिंक लिस्ट के नोड में कांस्टेंट को स्टोर करके पॉलिनोमियल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट कौन कौन से, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं लिंक लिस्ट पर। तीन तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो ट्रैवर्सल कर सकते हो, ट्रैवर्सल मतलब सारे डेटा को एक तरफ से जाओ और सारा डेटा एक तरफ से देखते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, या कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या कोई डेटा डिलीट कर सकते हो। तीन ही काम तो कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव करना यानी कि पढ़ना, या उसमें कोई डेटा जोड़ना, या उसमें से कोई डेटा
डिलीट करना, तीन ही काम तो हो सकते हैं लिंक लिस्ट में। तो देखो, अब लिंक लिस्ट के हर नोड को विजिट करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब मान लो, चलो ये लो, ये क्या है, ये एल्गोरिथम है। किस चीज की एल्गोरिथम है? देखो, ट्रैवर्स करना है एक स्टार्ट पॉइंटर और डेटा और फिर नेक्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट करा नल से, लिंक लिस्ट को हमने क्या चेक कर दिया भाई साहब, ये एम्प्टी है या इसमें कुछ है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंटर को क्या करा, स्टार्ट करा। हर बार पॉइंटर को क्या चेक करते गए, नेक्स्ट करते गए। इसको ऐसे समझो, सिंगल लिंक लिस्ट का है हमारी, ये लो। मान लो मुझे इसमें सारा डेटा एक तरफ से रिट्रीव करना है, मैं क्या चेक करूंगा सबसे पहले इसका आके हेड चेक करूंगा, क्या यहां पर डेटा है। अगर है, फिर क्या चेक करूंगा, जो इसका पॉइंटर वाला भाग है क्या यहां नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो इस पॉइंटर पे जाएंगे और यहां पे आके डेटा प्रिंट करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या इसके पॉइंटर भाग में नल तो नहीं है। नहीं है तो अगला डेटा प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो अगला डेटा प्रिंट होगा। और जैसे ही नल मिलेगा क्या हो जाएगा, पता चल गया कि लिंक लिस्ट खत्म। दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। मैं एक तरफ से बढ़ता गया, जहां भी मुझे डेटा मिलता गया मैं उसे प्रिंट करता गया, और जहां भी मुझे ब्लैंक, जहां भी नल मिल गया, उससे मेरे ये समझ में आ गया कि ये लिंक लिस्ट यहाँ पे हो गई है खत्म। ठीक है भाई, ट्रैवर्सिंग आगे समझ में। अब लिंक लिस्ट में डेटा को इंसर्ट करना। अब लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? या तो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में, या एंड में, या बीच में। भाई मान लो मेरी एक लिंक लिस्ट थी पूरी, है ना, कड़ी है, चेन है ना, वो लोहे वाली चेन देखिए, एक से एक मिलके एक ऐसे बन चेन जुड़ी हुई होती है। अब मुझे उसमें एक कड़ी और जोड़नी है। अब एक कड़ी कहाँ जोड़ सकते हो, या तो शुरुआत में, या आखिरी में, या बीच में। ये तीन तरीके तो हैं। ऐसे लिंक लिस्ट में डेटा को तीन ही तरीके से इंसर्ट करा जा सकता है, या तो एंड में, या स्टार्टिंग में, या फिर उसके बीच में। जैसे ये देखो, मैं इनके प्रोग्राम नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपकी एल्गोरिथम आएगी। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, लिंक उसमें काम कैसे करा जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट, ये एल्गोरिथम है आपके लिए। ठीक, मैं इसको वैसे ही समझा देता हूँ। ये देखो जी भाई साहब, ये क्या है, एंड में अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट के एंड में कोई नोड जोड़ना चाहते हो तो कैसे करा जाएगा। सबसे पहले करी जाएगी ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स करते करते कहां तक पहुंचो, ट्रैवर्स करते करते वहां तक पहुंचो जहां आपको पॉइंटर में नल मिल गया हो। कैसे करी गई ट्रैवर्सिंग? देखो, जब तक पॉइंटर के नेक्स्ट में नल ना मिले तब तक लूप चलाते रहो। चल रहा है लूप। उसके बाद पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू, जैसे ही आपको यहां नल मिले क्या करो, एक नई नोड क्रिएट करो। इसमें जो भी आपको डेटा डालना है वो डेटा डाल दो। इस नोड का जो भी कुछ एड्रेस होगा वो एड्रेस उठाओ और यहां पर स्टोर कर दो। ठीक है, और इसके जो लास्ट का जो इसका लिंक पार्ट होगा, पॉइंटर होगा, वहां पे नल डाल दो। हो गया ऐड, सिंपल। ठीक है, सिर्फ क्या ध्यान रखना, ये एल्गोरिथम पहले करी गई, देखो ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग के बाद क्या करा गया, पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू, एक नया पॉइंटर। उसके बाद न्यू में डेटा में आइटम रखा गया, उसके नेक्स्ट में नल रख दिया गया। न्यू को फ्री कर दो, पॉइंटर को फ्री कर दो, प्रोग्राम खत्म, डन। समझ में आ गया लिंक लिस्ट के एंड में डेटा को कैसे, या किसी भी नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखो बिगनिंग में कैसे कर सकते हो। बिगनिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहला स्टार्टिंग, क्या चेक करो, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, अवेलेबल या नल, यानी इससे क्या होगा, इसने ये चेक करा कहीं आपकी ऐसा तो नहीं है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एक नई नोड क्रिएट करो। नए के नेक्स्ट में जो स्टार्ट वाला था, चलो एक बना लेते हैं,
लो, अच्छा मैं इनके एड्रेस भी दे देता हूँ, ठीक है, समझने में आसान रहेंगे। कमाल की चीज कि यहाँ पे जो एड्रेस होते हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते। यहाँ पर आ गया 913, यहाँ पर आ गया 526, यहाँ पे आ गया 213, और यहाँ पर आ गया नल। 913 913 से कनेक्ट हो गया, ये 526 से कनेक्ट हो गया, ये 213 से कनेक्ट हो गया। तो ये क्या बन गई, सिंगल लिंक लिस्ट बन गई। यहाँ पे डेटा कुछ भी हो सकता है, मान लो 50, 60, 70, 80। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके स्टार्टिंग में एक नोड कनेक्ट करनी है। कैसे होगी, ये तो बहुत ही आसान है। ना तो मुझे ट्रेवर्सिंग करनी, मुझे क्यों चेक करना है कि लास्ट में नल है कि नहीं है ना। एंड में करना था तो मुझे एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता, नल तक जाना पड़ता। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ क्या चेक कर लो, ये चेक कर लो कि यहाँ पे कोई डेटा है क्या। मतलब एक नोड तो चाहिए ना कम से कम। सिर्फ ये चेक करा गया, कैसे, चेक ओवरफ्लो कंडीशन इफ अवेलेबल इक्वल्स टू नल, प्रिंट यू कैन नॉट इंसर्ट एनी नोड देन एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप यहाँ पे प्रिंट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, एक नई नोड क्रिएट करो, यहां पर कोई भी डेटा डाल दो, इसके पॉइंटर भाग में पहले वाले नोड का एड्रेस डाल दो। जैसे यहां पे एड्रेस डलेगा ये इससे कनेक्ट हो गया। अब पहली नोड कौन सी बन गई, ये बन गई। तो ये क्या है, स्टार्टिंग की नोड सबसे पहली नोड है। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन इन बिगिनिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में नोड को इंसर्ट करना, दिस इज योर एल्गोरिथम। डन। लिंक लिस्ट के नोड के बीच में, भाई किसी भी नोड को किसी भी लिंक लिस्ट के बीच में ऐड करना कैसे कर सकते हो, देखो पहले तो यहां समझ लो। सबसे पहला क्या चेक करा गया, ये चेक करा गया कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो का मतलब ऐसा ना हो कि पहली नोड ही ना हो, लिंक लिस्ट होनी चाहिए ना। तो चेक करा गया, अगर नहीं है, अगर ऐसा है तो इसने कह दिया कि यू कैन नॉट इंसर्ट एनी नोड एंड एग्जिट, बाहर हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करा गया, एक नई नोड क्रिएट करी गई। अब क्या करा, नोड तो क्रिएट हो गई, ये नोड क्रिएट तो हो गई, पर अब इस नोड को इंसर्ट कहां करना है, मान लो तीसरी पोजीशन पे करना है, थर्ड पोजीशन पे। तो क्या करोगे, ट्रैवर्स करोगे ना, 1 टाइम, 2 टाइम, तीसरी बार में जहां आएगा वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो वाइल काउंट लेस देन लोकेशन तब तक चलता रहना चाहिए। पॉइंटर के नेक्स्ट में यहां पर क्या करा गया, इसका एड्रेस यहां डाल दिया, इसका एड्रेस यहां डाल दिया, हो गए बीच में कनेक्ट। क्या दिक्कत, सिर्फ फर्क कितना आया, जब एंड में कर रहे थे तो मुझे यहाँ लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ा था, यहाँ मैंने लास्ट तक ट्रेवर्सिंग नहीं करी, कहां तक करी, काउंट तक करी। यानी जिस पोजीशन पर मुझे ये इंसर्ट करना है वहां तक ट्रेवर्स करा। यहां पे इसका एड्रेस डाल दिया और यहां पे इसका एड्रेस डाल दिया। तो ये क्या हुआ, कोई भी लिंक लिस्ट में बीच में इंसर्ट करना, एंड दिस इज योर एल्गोरिथम। डन। अब क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है, मैं आपको ये करके भी दिखाता सी लैंग्वेज में, पर क्योंकि हमारी ये मैराथन चल रही है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये सारे जो नोट्स हैं आपको, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ डिलीशन, हम लिंक लिस्ट में एंड से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, ये तो आसान खेल। कैसे, ये लो जी, मैं 3 की बना लेता हूं। इसके लास्ट में क्या रहा होगा, नल। लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है, क्या करूं, ट्रैवर्स करता हुआ जाऊं,
ट्रैवर्स करते हुए जहां भी मुझे नल मिल जाए, क्या करूंगा अब, सिर्फ इस नल को यहां से उठाकर यहां डाल दूं, ये डिलीट हो गई, हट गई। भाई चेन को हटाने का क्या है, उसका लॉक खोल के से हटा दो और पहले वाले को इससे कनेक्ट कर दो, हो गया डिलीट। ठीक है, यही इसके एल्गोरिथम में दिखाया गया। पॉइंटर को स्टार्ट करो, अगर पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है तो क्या कर दो, नल यहां पर डाल दीजिए और पॉइंटर को फ्री कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए, कब तक, एंड ऑफ व्हाइल लूप, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ट्रैवर्स करना है। ठीक, अब डबली लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करना, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के स्टार्ट में ऐड करा था, ऐसे ही इसके स्टार्ट में भी ऐड कर दो भाई साहब। देखो ये मेरी एक लिंक लिस्ट थी, मैंने इसके स्टार्टिंग में ऐड करा, कैसे, स्टार्टिंग में कैसे ऐड कर दिया, देखो एक नोड क्रिएट करी, इसके स्टार्टिंग में यहां पर क्या रखा गया है, ये नल मान लो कुछ नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई डेटा है नहीं, है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये x था, अब यहाँ पे x में क्या रख दिया गया, इसका एड्रेस, भाई इसका कुछ एड्रेस रहा होगा ना, इसको ऐसे मान लो, चलो 501 625 783 803, और इस वाली नोड का जो एड्रेस था इट वाज 777, यहाँ पे क्या है 625, यहाँ पे क्या है 501, यहाँ पे क्या है 783, यहाँ पे क्या है 625 803 783 और यहाँ एंड। तो यहाँ पे देखो हर बार पहली वाले इसमें क्या है, पिछले वाले का एड्रेस, यहाँ पे क्या है अगले वाले का एड्रेस, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पहले कुछ था नहीं, हमने एक नई नोड क्रिएट करी, इसके स्टार्टिंग वाला जो पॉइंटर है उसमें कुछ कट डाल दिया, कुछ नहीं डाला, और इसका यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे क्या डाल दूं 501, और यहाँ पे क्या डाल दूं 777, यानी इसका एड्रेस, होगी ना कनेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। देखो पहले एक नोड क्रिएट करो, दूसरा चेक करो क्या नोड नल तो नहीं है, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, है ना, उसके बाद सेट इन्फो नोड इक्वल्स टू एक्स, सेट इंफॉर्मेशन नोड इक्वल्स टू एक्स, स्टार्ट प्रीवियस नोड को नल करो, सेट प्रीवियस स्टार्ट नोड, यहां पर क्या करो इसका एड्रेस डाल दो, स्टार्ट नोड कर दो और एग्जिट कर दो। ठीक, सिर्फ जो मैंने आपको यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में या करके दिखाया इसी चीज को लिख रखा है, कोई जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना है, अपनी भाषा में लिख देना। एल्गोरिथम का मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, अपनी भाषा में इंग्लिश में स्टेप वाइज लिख दो कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, लिख के आओगे एल्गोरिथम पे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं, इसका कोई नियम नहीं होता कि तुम्हें ये ऐसे लिखना है, ठीक, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये क्या था, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड, जैसे स्टार्ट में ऐड कर सकते हो ऐसे एंड में ऐड कर सकते हो। क्या करना था, देखो ये सारी यहां तक लिस्ट बनी हुई थी, एक लास्ट में ऐड करिए 27 में, क्या करा, जहां पे ये x था इसमें इसका एड्रेस डाल दिया और इसके यहाँ पे एंड में x डाल दिया, x का मतलब यहाँ पे नल है, कुछ नहीं, डन, ऐसे एंड में ऐड हो जाएगी। और अगर आपको बीच में इंसर्ट करनी हो तब भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया फिर तो कुछ भी ऐड करवा लो कहीं भी, बस ये समझ लो कि यहाँ पे कौन सा एड्रेस होता है पिछले वाले का, यहाँ पे कौन सा एड्रेस होता है अगले वाले का। अब अगर मैंने ये नोड यहाँ पे ऐड करी है तो इसमें किसका एड्रेस आएगा, पिछले वाले का, इसमें किसका एड्रेस आएगा, अगले वाले का। यहाँ पे जो एड्रेस था पिछला था इसको चेंज करके इसका एड्रेस यहाँ डाल दो, आ गई बीच में, ठीक है जी, पक्का, डन।
एल्गोरिथम ये रही है आपके सामने, ठीक। अब बात करते हैं भाई साहब स्टैक की। स्टैक क्या है? ये दो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं, स्टैक और क्यू। स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है, मान लो कॉपी सबमिट कर रहे हैं आप क्लास में, पहली कॉपी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इकट्ठी करते गए। अब सबसे पहले कौन सी कॉपी उठेगी? जो सबसे ऊपर रखी गई होगी, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखी गई होगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। ऐसे तो होगा। दिस इज कॉल्ड स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज कॉल्ड लीफो। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आया वो पहले में बाहर गया, ठीक। क्यू क्या है? क्यू है एक लाइन। आप लाइन लगा के खड़े हो, एक सबसे पहले आदमी खड़ा है, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? जो सबसे पहले खड़ा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले उसका काम करो, बाहर कर दो। फिर जो दूसरा है फिर उसका काम करो, बाहर कर दो। तो क्यू काम करता है फीफो पर और स्टैक काम करता है लीफो पर, ठीक है। ये देखिए क्या करा गया। सिंपल, एक एरे था, पहले पुश करा, फिर पुश करा 3 4 5। ये क्या थे? ये पुश करे गए। पुश का मतलब है उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते गए। अब 5 हो गई इसमें इंसर्ट। अब क्या करो? अब मान लो इसमें से आप डिलीट करोगे, पॉप करो, तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा? पहले ये पॉप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, डन। तो ये क्या था? ये था स्टैक। स्टैक के अनुप्रयोग, स्टैक की एप्लीकेशंस क्या हैं? स्टैक का प्रयोग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस मैचिंग को चेक करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग इनफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी जगहों जैसे कि फोटोशॉप एडिटर्स आदि में अंडू और रीडू के कामों के लिए भी स्टैक का ही प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फीचर्स के लिए इसका यूज करा जाता है। इसका प्रयोग बहुत सारे एल्गोरिथम्स में करते हैं, जैसे ट्री ट्रैवर्सल, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम्स आदि। बहुत सारे कंपाइलर्स स्टैक का प्रयोग एक्सप्रेशंस के सिंटैक्स को पार्सिंग करने के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बैक ट्रैकिंग का अर्थ है वापस पीछे जाना, जो आप अंडू करते हो ना, वो। मेमोरी मैनेजमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ग्राफ ट्रैवर्स एल्गोरिथम में यूज किया जाता है। इसका प्रयोग सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में भी करते हैं। क्यू, क्यू मैंने अभी आपको बताया था, ये क्यू है। देखो, एन क्यू का मतलब वैल्यू इंसर्ट करना, डी क्यू का मतलब उसको डिलीट करना। तो ये पहले एन क्यू हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, यहां से पीछे से जुड़ते जाएंगे। अगर डी क्यू करना है डिलीट, तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ये है क्यू। क्यू भी जहां पे स्टैक काम कर रहा था वहीं पे सारे क्यू भी वही काम करेगा, वही उसके अनुप्रयोग हैं, ठीक। क्यू तीन तरीके के, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू और डी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स का इस प्रकार का संग्रह है कि प्रत्येक एलिमेंट को एक प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है तथा प्रायोरिटी के हिसाब से एलिमेंट को इंसर्ट, रिमूव और प्रोसेस किया जाता है। हाई प्रायोरिटी वाले प्राप्त करने वाले एलिमेंट को लो प्रायोरिटी प्राप्त करने वाले एलिमेंट से पहले प्रोसेस करोगे। समान प्रायोरिटी के एलिमेंट को उसी क्रम में प्रोसेस किया जाएगा जिस क्रम में उन्हें क्यू में जोड़ा गया है। प्रायोरिटी क्यू का एक प्रोटोटाइप टाइम शेयरिंग सिस्टम है जिसमें सबसे हाई प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद समान प्रायोरिटी वाले, फिर स्टैंडर्ड क्यू से निर्मित होती है। यहां पर क्या हो रहा है? सभी को एक प्रायोरिटी मिली हुई है। देखो 1 1 1 2 3 3 3। तो क्या हुआ? अगर
प्रायोरिटी सेम है तो वहां पे काम करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तीनों की प्रायोरिटी सेम थी तो जो पहले आया था वो पहले बाहर गया, फिर ये बाहर जाएगा, फिर ये बाहर जाएगा। ठीक, अब एन क्यू क्या हो रहा था, एन क्यू होना चाहिए था यहां से, पर ये यहां से एन क्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इससे बड़ी थी, ज्यादा थी, इसलिए ये बीच में इंसर्ट हो गया क्यू में। अब एक लाइन लगी हुई है, बीच में आ गया प्रधानमंत्री, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, या एक आईएएस या एक आईपीएस, कोई भी आ गया तो क्या हुआ, वो लाइन के बीच में से इंसर्ट कर जाएगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड क्यू। लाइन लगी हुई थी, चलना चाहिए था अकॉर्डिंगली, पर क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में उस क्यू को लगाया ही प्रायोरिटी के हिसाब से जाता है। अगर बीच में कोई भी बड़ी प्रायोरिटी वाला आ गया तो वो क्यू के बीच में इंसर्ट होगा और वही पहले निकलेगा। डन? समझ में आ गया प्रायोरिटी क्यू क्या है? सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी कहते हैं। सर्कुलर क्यू में जो भी लास्ट नोड होती है वो सबसे पहले नोड से जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट थी, ऐसे ही सर्कुलर क्यू होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करती है। आइटम को रेयर एंड से ऐड किया जाता है। देखो जैसे ये फ्रंट था, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर 0 पे स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलेगा यहाँ पे, पहले ये डिलीट, फिर ये डिलीट, फिर ये डिलीट। अगर डिलीट करने का नंबर आएगा तो ये ऐसे डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, पक्का? डबल एंडेड क्यू, डी क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होती है डी क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होती है डी क्यू। जैसे ये इस प्रकार के क्यू में एलिमेंट या आइटम को दोनों एंड से डिलीट किया जा सकता है, परंतु केवल एक ही एंड से इंसर्ट किया जा सकता है। समझे? ये एक क्यू है, इसमें इंसर्ट एक ही साइड से हो सकती है, वैल्यू इधर से एक लाइन लगी हुई थी, इंसर्ट तो सब इधर ही से हो सकते हैं। ठीक, निकल दोनों साइड से सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये पहले घुसा था, इसको बाहर निकाल देंगे। अब जो ये पीछे लगा हुआ था, सबसे पीछे था, इसे पता चला इसकी तबीयत खराब हो गई, अब ये लाइन में नहीं लग सकता, क्या करोगे? इसको यहीं से बाहर कर दोगे। भाई गेट तो एक यहां भी है और एक गेट यहां है, इधर से आने का गेट था, ये जाने का गेट था। तो आप डिलीट तो इधर से कर सकते हो, निकाल तो सकते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इधर निकलने वाले गेट से एंट्री हो जाए, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डी क्यू। ठीक है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, वो क्या था? इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। ऐसे ही ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है। इंसर्ट एक ही साइड से हो सकता है, ओ सॉरी, इंसर्ट दोनों साइड से हो सकता है, आउटपुट सिर्फ एक ही साइड, डिलीट एक ही साइड से होगा। अब बात करते हैं किसकी? ट्री की। हमारे कोर्स में जो है वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? एक रूट चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड रूट। हर ट्री का एक रूट होगा, उसके अंदर जो आ जाते हैं ये सब ट्री बनते हैं, इनको सब ट्री कहा गया। ये सिबलिंग्स हैं क्योंकि ये इसी की दोनों नोड्स हैं। ये सब ट्री है, ये पेरेंट नोड, ये इसके चाइल्ड नोड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ए की चाइल्ड नोड कौन कौन से हैं, तो ए के चाइल्ड नोड हैं बी और सी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सिबलिंग कौन से हैं, तो बी और सी सिबलिंग है, डी ई एफ सिबलिंग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सब ट्री कौन सा है, तो भाई साहब ये एक सब ट्री है, बी डी ई एफ, दिस इज अ सब ट्री। चाइल्ड नोड अगर पूछे जाए, बी का चाइल्ड नोड बताओ जी, डी ई एफ इसके चाइल्ड नोड है। पेरेंट नोड अगर आपसे पूछा जाए तो पेरेंट नोड यहाँ पे ए है, ठीक, यहाँ पे बी है। लीफ नोड क्या होती है? जो सिंगल नोड होगी, दैट इज कॉल्ड लीफ नोड। बाइनरी ट्री के प्रकार तीन तरीके के बाइनरी ट्री हैं, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तीन तरीके के ट्री। अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्री। ये लो जी सर,
ये फुल बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? जहां पर किसी भी नोड से यानी किसी पेरेंट के, हर पेरेंट के या तो दो बच्चे हों या एक भी ना हो। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? फुल बाइनरी ट्री। या तो दो हो या एक भी ना हो। एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब, या तो दो बच्चे कर लो या एक भी मत करो। ये है फुल बाइनरी ट्री। देखो ए था, ए के दो बच्चे बी और सी, फिर बी के दो बच्चे डी और ई के फिर दो बच्चे एफ और जी। तो ये क्या है? ये फुल बाइनरी ट्री है। भले डी के में एक भी बच्चा नहीं है, ठीक है, जीरो है। हर नोड के अगर या तो दो बच्चे हो, दो चाइल्ड होनी चाहिए उसकी, या एक भी ना हो, जीरो हो, डन। तो इसको क्या कहते हैं? फुल बाइनरी ट्री। अब देखो यहां पे ए की दो चाइल्ड नोड है बी और सी, बी के दो चाइल्ड नोड है डी और ई, पर सी का सिर्फ एक चाइल्ड नोड है। हो गया काम गड़बड़, इसलिए ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। समझ में आ गई बात? पहचान के लिए आएंगे क्वेश्चंस, फुल बाइनरी ट्री कौन से हैं। ये लो जी, ये क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है? हर नोड कंप्लीट होनी चाहिए, हर नोड कंप्लीट होनी, जितने भी नोड हैं सभी के दो दो चाइल्ड हों, चाइल्ड नोड होनी ही चाहिए। अगर पहले वाले में क्या था, या तो दो हो या जीरो, यहां पे क्या है भाई साहब? जीरो तो मतलब ही नहीं है, दो ही होने चाहिए। अगर दो चाइल्ड नोड हैं तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। जैसे कि ये देखो, ए की दो चाइल्ड नोड, बी की दो चाइल्ड नोड, सी की दो चाइल्ड नोड, खत्म। वन वार कोई चक्कर ही नहीं, इसके नीचे का कोई चाइल्ड बन ही नहीं रहा था, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिक्कत हुई? ए के दो चाइल्ड, ठीक है, बी के भी दो चाइल्ड, लेकिन ये वाला जो था बेचारा, इसका जीरो रह गया, इसका जीरो रह गया। या तो इस लेवल पर कुछ ना होता भाई, ये दोनों भी ना होते, तब ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता। जैसे यहां पर देखो, ये था फर्स्ट लेवल कंप्लीट, ये था सेकंड लेवल कंप्लीट, इसके नीचे अगर पहुंच गए तुम, अगर ये बन गया एच आई जे के, इधर तो पूरा हो गया पर उधर पूरा नहीं हुआ, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनेगा। हर लेवल पे जो चाइल्ड नोड हैं वो सारे सिंगल हो जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? पक्का? यह है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये क्या है भाई साहब? एक बाइनरी ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री तब कहलाता है जब उसकी सभी नोड्स के या तो जीरो या दो चाइल्ड नोड हों। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में इंटरनल नोड्स को सर्किल द्वारा और एक्सटर्नल नोड्स को रेक्टेंगल द्वारा दर्शाया जाता है। जिन नोड्स के दो चाइल्ड होते हैं वो इंटरनल नोड्स कहलाती हैं, जिन नोड्स की जीरो चाइल्ड होती हैं वो एक्सटर्नल नोड्स कहलाती हैं। समझ में आया? कुछ कुछ फुल बाइनरी ट्री की जैसा है। देखो, या तो जीरो, भाई इसका एक भी नहीं ना जीरो, या दो जिसका एक भी नहीं, यानी जो जीरो है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया है। जहां जीरो है उसको रेक्टेंगल से दर्शाया जा रहा है, जिसके दो चाइल्ड हैं उसको सर्कल से दर्शाया जा रहा है। ठीक, जिसके जीरो चाइल्ड हैं उसको एक्सटर्नल नोड कहा जाता है, जिसके दो चाइल्ड हैं उसको इंटरनल नोड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे फुल बाइनरी ट्री था, है ना? देखो ये रहा फुल बाइनरी ट्री। अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, भाई इसे क्या कर दूं? रेक्टेंगल बना दूं, इसे रेक्टेंगल बना दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, यही तो यहां पे हो रहा है भाई, यही तो यहां पे हुआ, सिंपल। नाउ बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल, ये तीन तरीके से हो सकता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। इसके क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक नहीं मिलता,
है ना, तो इसलिए इसे फ्री के नंबर होते हैं। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो रूट होती है वो बीच में रखी जाएगी। पहले लेफ्ट, इसको ऐसे याद रखो, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर एल आर आर, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। अब देखो इसको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सिंग करके बनानी है। इसके लेफ्ट में पहले रूट तो ये है, तो रूट को बीच में रखा जाएगा। अब पहले इसके लेफ्ट को लिखेंगे, जैसे तुम लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आते फिर एक और ट्री मिल गया, फिर यहाँ पे एक रूट नोड बनी हुई है। अब इसके लेफ्ट में क्या है, डी, तो पहले क्या करोगे, क्या हो गया भाई, चल जाओ। देखो वैसे मैंने इसको लिख रखा है, फिर भी आपको समझाने के लिए दोबारा कर देता हूं मैं। देखो पहले बनाओ रूट, मैंने बीच में लिख दिया रूट ए, ठीक। इधर लेफ्ट इधर राइट, भाई रूट को बीच में रखते हैं। अब इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में फिर एक ट्री है, बीच में क्या आएगा, रूट, लेफ्ट में क्या है, डी, राइट में क्या है, ई। बन गया। अब इसके राइट हैंड पे आ जाओ, अब इसके राइट हैंड पे आ जाओ जी सर। अब देखो इसके राइट हैंड पे आके फिर एक ट्री बन गया, उस ट्री में बीच में क्या रखा जाएगा, रूट, रूट के लेफ्ट में क्या है, एफ, सॉरी ऐसे बनेगा। इसके राइट में क्या है, जी। हो गई ट्रैवर्सिंग। तो अगर आपको कोई भी बाइनरी ट्री दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग बनाओ, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हमेशा क्या याद रखना, रूट बीच में आएगा, पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। डन। आ गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग समझ में, फ्री के नंबर हैं, बहुत आसान टॉपिक। प्री ऑर्डर, प्री में क्या होगा, रूट पहले आ जाएगी, रूट पहले फिर लेफ्ट फिर राइट, रूट लेफ्ट राइट बना लो। चलो भाई सबसे पहले क्या लिख दूं, रूट यानी कि ए। अब इसके लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में क्या है, फिर से बी डी ई, पहले रूट लेफ्ट बी डी और ई, ये लो बना हुआ है। पहले रूट था, फिर लेफ्ट वाला जो ट्री बना उसका रूट लेफ्ट राइट, ये रूट लेफ्ट राइट बन गई, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या हुआ, रूट पहले आ गया, प्री का मतलब पहले। और पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में पहुंच जाएगी। इसमें कैसे बनेगा, लेफ्ट राइट और रूट। अब देखो इधर के लेफ्ट में आ जाओ, पहले तो लेफ्ट में क्या है, फिर एक ट्री है, ट्री के लेफ्ट में क्या है, पहले डी है, तो लेफ्ट राइट और रूट, लेफ्ट राइट और रूट, फिर राइट वाला, राइट वाले में फिर से लेफ्ट राइट और रूट, फिर क्या है, रूट, ये रूट आ गया। दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। समझ में आई, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में रूट बीच में, लेफ्ट रूट राइट, फिर उसके बाद आ गया प्री ऑर्डर। प्री में क्या होगा, प्री में पहले रूट पहले आएगा, रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट में क्या आएगा, लेफ्ट राइट रूट। डन। चले आगे, ठीक है भाई साहब। ये लो जी, ये भी बहुत आसान खेल, जैसे ट्री को ट्रेवर्स करा था वही काम यहां पे होने वाला है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 5 + 3 को
ये क्या है, इनफिक्स। इन क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर वो बीच में आ रहा है दो ऑपरेंड्स के, इसलिए इसको इनफिक्स कह रहे हैं। को किस में चेंज कर दो, प्रीफिक्स में चेंज कर दो। प्रीफिक्स में कैसे, जैसे देखो ये था a प्लस बी में क्या है, ऑपरेटर को पहले रख दो प्लस ए बी, हो गया। बाकी सब मैंने इंटू सी प्लस डी अपॉन, अब ये फिर ब्रैकेट में था, इस ब्रैकेट को कैसे करा गया, पहले इन दोनों को सॉल्व करा, मल्टीप्लाई एफ जी। अब ये क्या, ये पूरा एक बन गया, इसको y मानते हुए, ये प्लस ये x, अब ये प्लस पहले चला गया, प्लस e इंटू एक्स वाई। तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इनफिक्स का मतलब है जो भी ऑपरेटर बीच में आ रहे हैं उनको उठा के पहले शिफ्ट करना है, ठीक। दिस इज कॉल्ड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो बीच वाले ऑपरेटर ने उठा के बाद में शिफ्ट करना है। देखो a प्लस बी को ए बी प्लस लिख दिया, यहां पर f इंटू जी को एफ जी मल्टीप्लाई लिख दिया, ये अब एक वैल्यू मान ली गई। अब इसको ई एफ जी प्लस स्टार के बाद पहुंच गया, अब ये पूरा एक बन गया। अब इसको एक्स वाई ऐसे मानते हुए सॉल्व करते चले जाना है। सिर्फ क्या दिखना है आपको, जो बीच में ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनको बाद में लगाना है, पोस्ट। डन। अच्छा जी, एक बीएसटी बाइनरी ट्री आपको यहां पे बनाना है, बनाते चले जाओ भाई साहब। कैसे बनाए, अब बाइनरी ट्री बनाने के भी कई सारे तरीके हैं। अब वहां पे आपसे ये कहा जा सकता है कि भाई साहब इनफिक्स बनाओ या प्रीफिक्स बनाओ या पोस्टफिक्स बनाओ। अगर ऐसा कुछ ना हो और आपको सिंपल एक वैल्यूज दे दी गई और आपसे कह दिया गया कि भाई साहब आप इसका एक ट्री बना दीजिए, तो क्या आप बनाओ, 7 को रूट मान लो, 4 12, लेफ्ट हैंड पर रूट से छोटी वैल्यूज, राइट हैंड पर रूट से बड़ी वैल्यूज। अब देखो अगली वैल्यू क्या आई, 3, चेक करो जी, 7 से छोटी है यानी इधर जाएगी, 4 से बड़ी है या छोटी है, 4 से छोटी है, तो अगर छोटी है तो इसके इधर जाएगी। अगली वैल्यू उठा ली 6, अब देखो 6 इससे छोटा है यानी इधर जाएगा, 6 4 से बड़ा है यानी कि इधर जाएगा। अब आ जाओ 8, 8 7 से बड़ा है यानी इधर गया, 8 12 से छोटा है तो इधर गया, 1 4 से छोटा, 3 से छोटा, 5 छोटा, 4 से बड़ा, 5 से और 6 से छोटा, 10 7 से बड़ा, 12 से छोटा, 8 से बड़ा। बन गया आपका ट्री, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री। अब बात करते हैं भाई साहब सर्चिंग की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये दो तरीके की सर्चिंग आपके पास आने वाली है। अब सर्चिंग कैसे होती है, लीनियर। मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक, एक गली में 20 मकान। अब तुम्हें ये तो पता है कि वो इस गली में रहता है, अब तुम्हें ये नहीं पता वो कौन से कमरे में रहता है, उसका घर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, पहले घर पे जाओगे, नॉक नॉक, हाँ जी राम है क्या, उसने कहा नहीं है जी। फिर अगले पे गए, फिर नॉक नॉक, हाँ जी राम है, नहीं है। तीसरे पे गए, हाँ नॉक नॉक, राम है, नहीं है। चौथे पे गए, राम है, उसने कहा हाँ जी है, राम यहीं रहता है, मिल गया। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। लीनियर मतलब एक तरफ से शुरू करो और ढूंढते चले जाओ, जहां भी मिल गया। क्या उससे आगे ढूंढना जरूरी है, नहीं, उससे आगे ढूंढना जरूरी नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। वैल्यू को उठाइए, चेक करते जाइए, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 3 4 5 6। एरे में सर्चिंग हो रही है। छोटा सा प्रोग्राम बना दूं सर्चिंग का, ये लो, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 8, i प्लस प्लस। ये क्या है, ये है भाई साहब गली, गली के कमरा नंबर हैं ये, 0 से लेके 8 तक के। अंदर आए, चेक करा, भाई साहब ये जो राम है क्या ये कमरा नंबर 0 पे है, अगर है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ वैल्यू
फाउंड और लूप हो जाए क्या, ब्रेक, खत्म। अगर वो मिल गया तो वो लूप ब्रेक हो जाए, नहीं तो फिर ऊपर जाए, अगला घर, अगला घर, सॉरी जीरो नहीं है, आई पे सर्चिंग हो, पहले जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, ढूंढता जाएगा एंड तक, जहां पे मिल जाए वैल्यू फाउंड और ब्रेक, उससे बाहर आ जाओ सीधे। ठीक, जैसे यहां मिल गई वैल्यू, अब इससे आगे ढूंढना जरूरी है नहीं, लूप यहीं से ब्रेक हो जाए। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। अब इसमें दिक्कत क्या थी लीनियर सर्च में भैया, मान लो 40 घर हैं, मेरा दोस्त 38वें मकान में रहता है, तो मेरा क्या काम, क्या दिक्कत हुई, मैं 1 2 3 4 37 घरों में बिना मतलब घूमा, था वो 38वें घर में, टाइम मैनेजमेंट, टाइम ज्यादा लग रहा है। बाइनरी सर्च में क्या करा गया, एक एरे है, सिर्फ बाइनरी सर्च की एक शर्त है कि यहां पर जो एरे है ना वो शॉर्टेड होना चाहिए। शॉर्टेड का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। 5 8 15 25 35 38 42 48, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है एरे। अब मुझे ढूंढना है कि बताओ भाई साहब इस पूरे एरे में 42 है कि नहीं है। अगर मुझे लीनियर सर्च चलाना होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 यहां पे जाके ढूंढता। अब क्या करना है, अब ये करना है भाई साहब, इसका निकालो मिड, इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, L प्लस यू बाई 2। मिड L क्या है 0, U क्या है 7, 0 प्लस 7 7, 7 बाई 2 कितना हो गया, 7 बाई 2 2 तिया 6, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगी वैल्यू, अपॉन है, ठीक है। तो ये बन गया मिड। अब मिड पर चेक करवा लो कि भाई साहब जो मेरी वैल्यू है क्या वो ए मिड पे है, क्या है, मुझे 38 ढूंढना था या 42 ढूंढना था, क्या मिड पे है, नहीं है, नहीं हुआ। अब क्या चेक करो, क्या वो इससे बड़ी है, क्या वो इससे वैल्यू बड़ी है, 25 से बड़ी है, हाँ जी बड़ी है, तो यानी इसके इधर ही होगी। अगर वो इसके इधर है इसका मतलब लोअर लिमिट क्या बन जाए, अब मिड पे तो है नहीं, तो अब लोअर लिमिट बन जाए ये, यानी कि L इक्वल्स टू क्या हो जाए, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 हो गया लोअर लिमिट। फिर से ये काम करो, L प्लस यू बाई 2, 4 प्लस 7 बटे 2, 7 और 4 11, 11 बटे 2 5, मिड बन गया। फिर चेक करा क्या 42 इसके इक्वल है, नहीं है, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसके इधर होना चाहिए। इसके इधर होने का मतलब है इस बार लोअर लिमिट क्या बन गई, M प्लस 1, ये L है ये U है, 6 प्लस 7 13, 13 बटे 2 6, ये मिड बन गया। चेक कर लो जी क्या 42 42 के इक्वल है, हाँ है, मिल गया। कौन सी बार में, तीसरी बार में। अगर लीनियर सर्च चलता तो कितनी बार, 5 बार चलता, छठी बार में मिलता। और इसमें कितना, बाइनरी सर्च में कौन सी बार में मिल गया, तीसरी बार में मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। डन। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग होता है किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। देखो 0 1 2 3 4, बबल का क्या मतलब होता है, एक पाइप है, उस पाइप में शुरुआत में एक बबल आ गया, तो बबल का क्या काम, वो यहां से उठेगा और आखिरी में जाके निकलेगा, यहां से होते 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 बाहर निकल जाएगा। चेक करो 0 को 1 से, क्या 11 15 से, बताओ किस में करूं इसे, असेंडिंग करूं या डिसेंडिंग करूं। इसको हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। क्या 0 1 से, क्या पूछा गया छोटा है क्या, फिर नहीं है तो कुछ नहीं करा इसने, ठीक है। क्या 1 2 से छोटा है, मतलब ये इसको चेक कर रहा है। अब देखो चेक करो क्या 11 15 से छोटा है, हाँ जी छोटा है। अगर छोटा है तो इनकी हो जाए स्वैपिंग,
अब 0 1 से चेक हो चुका, 1 को 2 से, क्या 11 2 से छोटा है? नहीं है, कुछ नहीं हुआ। क्या 2 13 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, स्वैपिंग। क्या 2 6 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, स्वैपिंग। तो देखो छोटी वैल्यू सबसे आखिरी में निकल गई ना। फिर शुरू से करो। क्या 0 15 11 से छोटा है? नहीं है। क्या 11 13 से छोटा है? हाँ है। क्या 11 6 से छोटा है? नहीं है। 2 अपनी जगह पे है ही, हम छेड़ेंगे ही नहीं, खत्म। 15 13 से छोटा है? नहीं है। 13 11 से छोटा है? नहीं है। 15 13 से छोटा है? नहीं है। हो गया पूरा एरे शॉर्ट। इसी को क्या करा गया? एल्गोरिथम में लिख दिया गया। क्या? आई को 0 इनिशियलाइज करो, रिपीट करते रहो। कब तक? जब तक आई एन से छोटा हो। एन क्या है? पहले 0 1 1 को 2 2 से 3 3 को 4, अगली बार फिर 0 1 1 से 2 2 से 3, फिर 0 से 1 1 से 2, 0 से 1, खत्म। तो एन क्या? उतनी टाइम्स चलता रहे लूप। चेक करो क्या ए आई बड़ा है ए जे प्लस 1 से? क्या 0 1 से बड़ा है? क्या 1 2 से बड़ा है? क्या 2 3 से बड़ा है? तो आई प्लस 1 से चेक हो रहा है। अगर हो रहा है तो स्वैपिंग हो जाए। अभी हमने स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाया था, और बाद में एरे जो भी प्रिंट होके आया लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड बबल शॉर्ट। ये बबल शॉर्टिंग है। ये है इंसर्शन शॉर्ट। अब इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है? बबल शॉर्ट में क्या हो रहा था? 0 1 1 को 2 2 को 3 3 को 4, ऐसे नहीं करना। यहां पर 0 को उठाना है और हर वैल्यू से चेक करना है। देखो क्या 77 33 से छोटा है? नहीं है। क्या 77 44 से छोटा है? नहीं है। क्या 77 11 से छोटा है? नहीं है। क्या 77 88 से छोटा है? हाँ जी है। चेंज कर दो। अब 0 ही चल रहा है। क्या 88? अब तक 77 चेक हो रहा था, अब क्या हो गया? स्वैपिंग हो गई। अब यहाँ पे 0 पे 88 है। क्या 88 22 से छोटा है? नहीं है। क्या 88 66 से छोटा है? नहीं है। क्या 88 55 से छोटा है? नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू अपनी सही जगह आ चुकी। अब 1 को उठा लो जी। किससे चेक करो? क्या 33 44 से छोटा है? हाँ जी है। होते क्या हो? क्या 44 11 से छोटा है? नहीं है। क्या 44 77 से छोटा है? हाँ जी है। स्वैपिंग हो जाए। क्या 77 22 से छोटा है? नहीं है। क्या 77 66 से छोटा है? नहीं है। क्या 77 55 से छोटा है? नहीं है। देखो 77 अपनी सही जगह आ गया, 88 आ गया, 77 आ गया। अब फिर 2 को उठाओ, एंड तक चेक करते जाओ। तो दिस इज कॉल्ड, कर दूं? चलो 33 11 से छोटा है? नहीं है। 33 44 से छोटा है? हाँ जी है। क्या 44 22 से छोटा है? नहीं। 44 66 से छोटा है? हाँ। क्या 66 55 से छोटा है? नहीं। ये लो जी, 66 अपनी सही जगह आ गया। 88 77 66। अब 11 33 से, फिर 22 44 55, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। यानी हर वैल्यू को उठाओ और अगले वाले से चेक करते जाओ एंड तक। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन शॉर्ट। डन? ठीक है भाई, यहां पे आ जाओ सिलेक्शन शॉर्ट। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी भी एरे से बाइनरी ट्री बनाना, ये तो हम कर चुके, बना चुके ना। डन। नाउ दिस इज गुड लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मैंने कोशिश करी है कि आपके लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस पूरी मैराथन में कवर करूं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरी तो तुम अपने आप बना के लिख दोगे, मुझे पता है।
विश्वास है आप सभी बच्चे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, 100% मार्क्स गेन करोगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।